हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 7 के न्यू लॉन्गमैन विस्टास बुक के हिस्ट्री के चैप्टर्स। ज्योग्राफी के चैप्टर्स भी मैंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाए हैं और आगे भी पढ़ाऊँगा। लेकिन आज मैं आपसे शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 6 न्यू लॉन्गमैन विस्टास क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर्स। पहले हिस्ट्री के, फिर ज्योग्राफी के और फिर सिविक्स के भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 8, द फर्स्ट एम्पायर, द मौर्यास। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, मुझे सपोर्ट करिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा और अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। मैं समझूंगा कि मेरे वीडियो को प्यार मिल रहा है। तो इसमें से सबसे पहली हेडिंग है वो आपकी आपके सामने ये रही, फ्रॉम किंगडम टू एम्पायर। किंगडम क्या होता है, एम्पायर क्या होता है? किंगडम का सेंस होता है राज्य। अगर आप डिक्शनरी में खोजेंगे इसका मतलब, तो इसका लिटरली मीनिंग क्या होता है? राज्य। राज्य का मतलब कि 10 गांव, 20 गांव, 50 गांव, 100 गांव से बना हुआ, ठीक है, जिलों से बना हुआ एक बड़ा क्षेत्र होता है। इसको राज्य कहा जाता है, जिसकी अपनी राजधानी होती, पहले होती थी। हर राज्य की अपनी राजधानी होती थी, अभी भी होती है। जैसे हमारी यूपी की कैपिटल लखनऊ है, बिहार का पटना है, वैसे उसकी एक राजधानी होनी चाहिए। तो उसको किंगडम कहते हैं, जहाँ राजा होता है, राजा की सेना होती है, उसकी प्रजा होती है। लेकिन जब बहुत सारे राज्यों को हम जीत लेते हैं और नंबर ऑफ स्टेट्स, बहुत सारे राज्य जब हमारे पास हो जाते हैं, तो उसको हम एक एम्पायर कहते हैं। मगध अंडर द मौर्यन डायनेस्टी, और मौर्य वंश के अंडर जो मगध हुआ करता था, वो एक प्रकार का क्या होता था? एम्पायर होता था। बिकेम फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट एम्पायर। तो भारत का जो पहला साम्राज्य था, ठीक है, जो एम्पायर कहते हैं, जो कई स्टेट से मिलकर बना था, कई राज्यों से मिलकर बना था, वो था आपका मौर्यन एम्पायर। इन ऑर्डर टू कंट्रोल अ ह्यूज एम्पायर द किंग्स नीडेड लार्ज आर्मी। और कह रहे इतने बड़े साम्राज्य का, जिसमें कई सारे राज्य हैं, उसको रूल करने के लिए उस जमाने के राजाओं को, सम्राटों को बहुत बड़ी आर्मी यानी कि सेना की आवश्यकता होती थी और एडमिनिस्ट्रेटर्स की आवश्यकता होती थी, यानी व्यवस्थापकों की आवश्यकता होती थी। मंत्री वगैरह नियुक्त किए जाते थे ताकि हर एक राज्य का देखभाल करें। और वो सारा रिपोर्टिंग किसको करते थे? तो सभी रिपोर्टिंग किसको करते थे? तो सम्राट या राजा को करते थे। अब अगली हेडिंग आपकी चंद्रगुप्त मौर्य। द मौर्य डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन 321 BCE। कह रहा है कि ईसा बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी ईसा मसीह के जन्म के 321 साल पहले, 321 ईयर पहले, चंद्रगुप्त मौर्य नामक व्यक्ति ने क्या किया था कि मौर्य वंश की स्थापना की थी। बिलीव दैट चाणक्य वॉज हिज मेंटोर एंड गाइड। और ये माना जाता था कि मौर्य वंश की नींव डालने में जिसने एक टीचर की भूमिका निभाई, उनके मेंटोर, मेंटोर का मतलब क्या होता है? गाइड। गाइड मतलब होता है दिशा निर्देश देने वाला, यानी आपको बताने वाला, सिखाने वाला, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसका वो क्या करता है? आपको आपको गाइड करता है, आपको डायरेक्ट करता है, दिशा निर्देश देता है आपको। तो ये माना जाता है, कहा जाता है कि चाणक्य जो थे, इनके गुरु थे और इनको रास्ता दिखाने वाले थे। नीतियाँ, पॉलिसीज वही बनाते थे, चंद्रगुप्त उनको फॉलो किया करते थे। चाणक्य इज ऑल्सो नोन एज कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक और भी नाम था, दो नाम थे, कौटिल्य नाम थे और उनको और क्या नाम थे? विष्णुगुप्त नाम थे। ही इज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र। और ये जो चाणक्य थे, उन्होंने अर्थ शास्त्र नाम की बुक लिखी थी, जो पॉलिटिक्स पे अब तक की ज्ञात, मतलब पूर्व, पहले समय की जितने भी बुक्स हैं उनमें ज्ञात सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। विच एडवाइसेस द किंग ऑन द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और ये बुक किसके ऊपर लिखी गई थी, किस पॉइंट पे लिखी गई थी? तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि व्यवस्थापक, व्यवस्था कैसे किया जाए, प्रशासन, जिसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, प्रशासन कहा जाता है, कि भाई इतने बड़े राज्य की अब व्यवस्था कैसे करेंगे, जिला कहाँ रहेगा, राज्य कहाँ रहेगा, मंत्री कौन रहेंगे, प्रशासन कैसे रहेगा, लोगों का रहने रहने की व्यवस्थाएं कैसे की जाएंगी, नियम कानून कैसे बनाए जाएंगे।
ये सब एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। चंद्रगुप्त ओवरथ्रू द लास्ट नंद रूलर। चंद्रगुप्त ने क्या किया कि पहले से चले आ रहे नंद वंश को हटा दिया। उसका जो शासक था धनानंद, उसको चंद्रगुप्त ने हरा दिया, उसको पराजित कर दिया। ठीक है, और पराजित करने के बाद उसने जो है कि पाटलिपुत्र पे कब्जा कर लिया और पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा। उसके बाद से he continued to capture territories and gradually moved towards central India। और राजा जब बनते थे तो राजाओं का काम क्या होता था कि दूसरे राज्य पे अटैक करते, दूसरे राजा पे अटैक करते थे और अपना साम्राज्य वो क्या करते थे, बढ़ाते थे, जीतते जाते थे, अपना साम्राज्य अपना राज्य बढ़ाते जाते थे, अपनी बाउंड्रीज अपना बॉर्डर बढ़ाते जाते थे। तो जो बाकी राजाओं ने किया, चंद्रगुप्त ने भी वही किया, क्योंकि अगर पहले के राजा ऐसा ना करें तो दूसरा राजा उन पर अटैक कर देता था और उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेता था। तब ये चीज़ें चला करती थी और ये चीज़ें फैशन में प्रचलन में थी, ऐसी चीज़ें होती भी थी। तो ये क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य धीरे धीरे नॉर्थ सेंट्रल इंडिया की तरफ ये बढ़ता गया, सेंट्रल इंडिया की तरफ ये बढ़ता गया और राज्य पे राज्यों को जीतता गया। देन चंद्रगुप्त कैप्चर्ड द एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। पहले वो पश्चिम भारत को उसने जीता, उसके बाद से वो बढ़ा कैसे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ। नॉर्थ वेस्ट इंडिया कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जब आप मगध से आगे बढ़ेंगे तो आपको किस साइड में बढ़ना पड़ेगा, तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ में और थोड़ा सा वेस्ट में पूरा एरिया हुआ। कहने का मतलब क्या है कि बिहार से लेकर के और आपका अफगानिस्तान तक का एरिया जो आता है सीधे लाइन में, मैप में अगर आप बिहार से सीधे चलें अगर, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात को पार करते आप पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान चले जाएंगे सीधा। तो उसी रास्ते को उसने चुना और जीतते वो चला गया। आफ्टर अलेक्जेंडर्स डिपार्चर, जब अलेक्जेंडर चला गया उसके बाद से ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर। और चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित किया था। और ये कौन थे, तो ये अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर के सेनापति थे। जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो सिकंदर ने यहाँ पे एक अपना सेनापति नियुक्त किया था, एक कमांडर नियुक्त किया था। तो सिकंदर तो मर गया, लेकिन सेल्यूकस निकेटर जो इसका सेनापति था, जो कमांडर था, जो जनरल था, उसने कहा कि हम अलेक्जेंडर के सपने को पूरा करेंगे, हम भारत को जीत करके रहेंगे। अलेक्जेंडर ने क्या सपना देखा था कि पूरा वर्ल्ड मुझे जीतना है। तो मैसिडोनिया से वो चला था, पश्चिम एशिया से वो चला था, यूरोप से। पश्चिम एशिया के थोड़ा सा आगे जो आपका यूरोप आता है, ग्रीक, ठीक है, ग्रीस, पहले ग्रीस कहा जाता था और उसके भाषा को ग्रीक कहा जाता है। तो यूनान भी इसकी हिंदी होती है। तो ग्रीस में जो तो ग्रीस में एक राज्य था आपका मैसिडोनिया, जिसे हिंदी हिंदी में मकदूनिया भी कहते हैं। तो मैसिडोनिया का एक क्षत्रप था, यानी एक राजा था फिलिप, उसी का पुत्र था। इसने सपना क्या देखा था कि यूनान से, ग्रीस से लेकर के, यूरोप से लेकर के पूरा एशिया को जीतना है। उस जमाने में जितने कंट्रीज थे, जितने देश थे, उन सबको जीतना है। तो यूनान से जीतता जीतता वो ईरान में आया। फारस, फारस का बहुत बड़ा साम्राज्य था, कभी नहीं पराजित हुआ था, उसने पूरा फारस जीत लिया। अब फारस से फिर ईरान से फिर होते हुए ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर मिलता है, तो अफगानिस्तान में आया। जब अफगानिस्तान में आया तो उसका सामना राजा पर्वतेश्वर यानी कि पोरस से हुआ। तो वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ पाया, वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ पे मृत्यु नहीं हुई, मतलब वापस जब वो जा रहा था अपने देश, ठीक है, तो उसकी मृत्यु हुई, लेकिन वो पंजाब से आगे नहीं बढ़ पाया। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बिटवीन 305 टू 380 BC, और सिल्यूकस निकेटर जो उसका जनरल था, उसको उसने हराया कब तक, पराजित कब किया था, तो 305 से 303 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह की जन्म के 305 या 303 साल पहले। चंद्रगुप्त मेड अ गिफ्ट ऑफ 500 एलिफेंट्स टू द ग्रीक जनरल। और उसके बाद से सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी, ठीक है, उससे चंद्रगुप्त की शादी भी हुई। तो जब इसकी शादी हो गई चंद्रगुप्त से, तो चंद्रगुप्त ने क्या किया कि 500 एलिफेंट्स
उसको उपहार के स्वरूप, गिफ्ट के रूप में दिया था। ठीक है, और बदले में अब आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप भी उसको गिफ्ट देते हैं। तो सिल्यूकस निकेटर ने इंडस रिवर, सिंधु नदी के आसपास का जो भी इलाका था उसे दे दिया था। Seleucus sent his ambassador Megasthenes to live in the Mauryan court, और मौर्य दरबार में सिल्यूकस ने अपने दूत, राजदूत मेगास्थनीज को रहने के लिए भेजा। मेगास्थनीज लिव्ड इन द मौर्यन कोर्ट फॉर मेनी ईयर्स, और मेगास्थनीज जो था वो मौर्यन दरबार में कई सालों तक रहा। आइए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य स्टैब्लिश्ड अ बिग एम्पायर। धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। इट इंक्लूडेड इम्पोर्टेंट सिटीज लाइक पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन, और उसके साम्राज्य में जो महत्वपूर्ण शहर थे उनका नाम था पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन। पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन, और पाटलिपुत्र क्या थी? मौर्य एम्पायर की कैपिटल थी। उसके बाद से तक्षशिला एंड उज्जैन वेयर द कैपिटल्स ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोविंस, और जो दूसरे महत्वपूर्ण राज्य थे उसके साम्राज्य के अंदर, तो उनमें से तक्षशिला और उज्जैन महत्वपूर्ण राजधानियां थीं। लेकिन पूरे मौर्यन एम्पायर की राजधानी कौन थी? तो आपकी पाटलिपुत्र थी। बोथ दिस सिटीज वेयर लोकेटेड ऑन इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स, और ये जो शहर थे, तक्षशिला था या जो उज्जैन था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग पे स्थित थे। उनको व्यापार मार्ग कहा जाता था कि इस मार्ग से व्यापार वगैरह भी होते थे। तक्षशिला वॉज द गेटवे ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, और जो तक्षशिला था, ये तक्षशिला इस समय कहाँ पे है जानते हैं आप लोग? इस समय ये पाकिस्तान में है। ठीक है, इस्लामाबाद से, ठीक है, रावलपिंडी का जो रास्ता होता है उसी के आसपास ही आपका है। तो ये माना जाता है कि अगर आपको अफ़गानिस्तान से भारत में आना है, जब पाकिस्तान भारत में या अफ़गानिस्तान भारत में ही हुआ करते थे, बाद में जो 1898 के आसपास अफ़गानिस्तान को भारत से अलग किया गया, और 1935 में म्यांमार वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। सब तो भारत में ही थे। तो अगर आपको ईरान से, अगर आपको यहाँ से जब आप पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाएंगे, और अफ़गानिस्तान से ईरान होते हुए आप निकलेंगे तुर्की, और जैसे ही तुर्की में आप प्रवेश करते हैं तो आप यूरोप में प्रवेश कर जाएंगे। और इधर अफ़गानिस्तान के बाद ईरान में न प्रवेश करके आप अगर सीधे बढ़ते हैं, ठीक है, तो पश्चिम एशिया में आप पहुंच जाएंगे। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो एरियाज़ हैं जिनको पश्चिम भारत कहा जाता है, वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर पश्चिम भारत से थोड़ा सा इधर मुड़ेंगे तो फिर आप ईरान होते, तुर्की होते आप यूरोप में चले जाएंगे। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो इलाका था, जो कभी भारत में हुआ करता था, ये भारत को यूरोप से जोड़ता था। भारत को यूरोप से जोड़ने वाला ये सड़क मार्ग था। यानी बाई रोड अगर आपको भारत से और यूरोप तक जाना है तो आपको अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की को पार करके जाना होगा। तो यही जो है कि व्यापार का मार्ग हुआ करता था भारत से यूरोप के बीच। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एंड सेंट्रल एशिया, वाइल उज्जैन वॉज ऑन द रूट ऑफ नॉर्थ टू साउथ इंडिया, और उज्जैन किस मार्ग पे था? दक्षिण भारत से आप चलेंगे और उत्तर भारत अगर आप आते हैं, यानी कि बिहार से चल करके अगर आपको जाना है कहाँ पे, तो गुजरात जाना है या बम्बई जाना है, सबसे पश्चिम में जाना है, यानी सबसे पूरब से सबसे पश्चिम में जाना है। बिहार आपका कहाँ है? ईस्ट साइड में, पूर्वी छोर में है। इंडिया के पूर्वी छोर में बिहार और बंगाल है। बिहार बंगाल से आपको सीधे जाना है वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ, तो बीच में मध्य प्रदेश पड़ता है आज के हिसाब से। उस ज़माने में तो मध्य प्रदेश नहीं था, उस ज़माने में वो उज्जैन था। लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से देखा जाए मैप में तो मध्य प्रदेश पड़ता है। मध्य मतलब होता है सेंट्रल, बीचों बीच, इसलिए भी उसका नाम पड़ा मध्य प्रदेश। तो उज्जैन उसी मध्य प्रदेश में था, तो पूरे बीचों बीच में पड़ता था ये रूट में। ठीक है, उसके बाद से देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं अशोक के ये मौर्यन एम्पायर पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आप इधर जब देखेंगे पूरब साइड में, जहाँ आप एक काम करें,
आप इस समय का मैप ले लीजिए। इस समय का आप जब मैप लेंगे, क्योंकि इस जो आपको बुक में दिया हुआ है मौर्यन एम्पायर वाला मैप, तो इस ज़माने में तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जन्म ही नहीं हुआ था। ईरान तक आपका, ईरान के बॉर्डर तक भारत हुआ करता था। अगर आज के हिसाब से मानेंगे तो अफ़गानिस्तान और ईरान का बॉर्डर मिलता है, यानी अफ़गानिस्तान के उधर ईरान यानी फारस हुआ करता था, पारस हुआ करता था देश, पर्सिया हुआ करता था, और इधर आपका पूरा भारत हुआ करता था। ठीक है, बीच में फारस की खाड़ी थी, एक बहुत बड़ा समुद्र था जिसका नाम फारस की खाड़ी है, वो हुआ करता था। तो जब ईस्ट साइड में आप देखेंगे तो आपको जो बंगाल और उत्तर प्रदेश यानी बिहार का जो इलाका है वो मगध और पाटलिपुत्र का इलाका था। फिर आप देखते जाइए दक्षिण भारत तक, और फिर उधर आपके ये कश्मीर से कश्मीर तक इनका, और फिर ये पूरा आपका सिंधु नदी के आसपास का जो भी एरिया था अफगानिस्तान तक, ईरान के बॉर्डर तक मौर्यन एम्पायर फैला हुआ था। इतना बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज पे। ठीक, बिंदुसार, यहाँ बिंदुसार का नाम दिया हुआ है क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य की जब मृत्यु हुई तो उनका जो लड़का था बिंदुसार, वो राजा बना, वो सम्राट बना। बिंदुसार सक्सीडेड चंद्रगुप्त इन 297 BCE। ठीक है, बिंदुसार 297 ईस्वी में, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 297 साल पहले राजा बना। ही इज सेड टू हैव कॉन्कर्ड द लैंड बिटवीन टू सीज। ये कहा जाता है कि उसने दो समुद्रों के बीच जितनी भी जमीन थी सब जीत ली थी। द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, और वो दो समुद्र कौन थे? बंगाल की खाड़ी थी और अरब सागर था। यानी भारत के ईस्ट साइड में आपके पूरब दिशा में क्या है? तो बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम दिशा में क्या है? अरेबियन सी है। वो पूरा जमीन उन्होंने जीत लिया था। ही कैंपेन्ड इन द डेक्कन, दक्कन यानी कि महाराष्ट्र के उधर जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र से लेकर साउथ तक का जो क्षेत्र है दक्कन, उसको जीत लिया था। एक्सटेंडिंग मॉडर्न कंट्रोल इन द पेनिनसुला एज फॉर साउथ एज मैसूर, मैसूर तक उसने अपना राज्य कर लिया था दक्षिण भारत में। इन द पेनिनसुला, पेनिनसुला मतलब क्या होता है? तीन तरफ से जो पानी से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। एज फॉर साउथ एज मैसूर बाय द टाइम इज डेथ ऑफ इन 272 BCE, और 272 BCE में उसकी मृत्यु हुई। द इंटायर सब कॉन्टिनेंट हैड प्रैक्टिकली कम अंडर मॉडर्न कंट्रोल। इस हिसाब से जो पूरा उपमहाद्वीप था, सब कॉन्टिनेंट था, वो मॉडर्न एम्पायर के कंट्रोल में आता था। द ओनली एरिया दैट रिमेन्ड हॉस्टाइल एंड अनकॉन्कर्ड वाज कलिंग, और एक ही एरिया बच गया था जिसको मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त या बिंदुसार नहीं जीत पाए थे, वो था कलिंग। कलिंग मतलब आज का उड़ीसा, आज का जो उड़ीसा है उसे आप कलिंग पहले के ज़माने में कहा जाता था। तो कलिंग जो है कि वो नहीं जीत पाया था। कलिंग इसमें दिया कोस्टल उड़ीसा और द ईस्ट कोस्ट, यानी उड़ीसा का जो पूर्वी तटीय इलाका है उसको नहीं जीत पाया था। इट वॉज अशोक द ग्रेट हिज सन हु फाइनली कॉन्कर्ड एंड ऑक्युपाइड कलिंग। और बिंदुसार के मरने के बाद जब अशोक सम्राट बना तो अशोक के समय कलिंग को भी जीता गया, और इस हिसाब से कुछ भी नहीं बचा जिसको उन्होंने जीता न हो। ठीक है, अब ये वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आप जानते हैं कि जब वीडियो लंबा होता है तो मैं इसको 2 से 3 पार्ट में बना देता हूँ। मेरी एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी लग रही हो तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, प्यार भेजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं बहुत जल्द आपसे इसी चैप्टर के अगले वीडियो में। जिस भी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए वो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।